एक ही में कवर करी हैं। वाई रीजन? बिकॉज ये सारी एक्सरसाइजेज का जो स्ट्रैटेजी है, जो स्किल है, दैट रिमेन्स सेम। अगर आपको एक स्ट्रैटेजी आती है तो आप वो वाली स्ट्रैटेजी को यूज करके दूसरे क्वेश्चन टाइप में भी लगा सकते हैं। नाउ कैन एनीवन गेस समरी कंप्लीशन और नोट्स कंप्लीशन या सेंटेंस कंप्लीशन या टेबल कंप्लीशन में डिफरेंस क्या हो सकता है? लेट्स फिगर इट आउट। लेबलिंग, ये लेबलिंग डायग्राम लेबलिंग भी हो सकती है, ये फ्लोचार्ट लेबलिंग भी हो सकती है, ये किसी भी तरह की लेबलिंग हो सकती है। लेबलिंग इज बेसिकली कि आपको लेबल करना है किसी एक चीज को, और वो कोई भी चीज हो सकती है। Hello students, we are back with another reading concept which is completing information. In previous video we learned how to match the information. In this category we will be learning how to complete the information. Right? Completing information category जो है that is really important. इसके कम से कम भी नहीं तो आपको 6 से 7 questions आते हैं which cover your 2 to 2.5 band scores. So it is really important. We need to be very much proficient in tackling these type of questions. Let's start. Great. So we are going to cover these topics. We are going to cover note completion, table completion, form completion and sentence completion exercises. We will look on to summary completion exercises. We will have a look on the diagram labeling as well. चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। एंड द फर्स्ट एक्सरसाइज इज नोट, टेबल, फॉर्म, सेंटेंस कंप्लीशन। ये सारी एक्सरसाइजेज मैंने एक ही में कवर करी हैं। वाई रीजन? बिकॉज ये सारी एक्सरसाइजेज का जो स्ट्रैटेजी है, जो स्किल है, दैट रिमेन्स सेम। अगर आपको एक स्ट्रैटेजी आती है तो आप वो वाली स्ट्रैटेजी को यूज करके दूसरे क्वेश्चन टाइप में भी लगा सकते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, we need to know that answers are always in sequence or a chronological order. इस क्वेश्चन टाइप में it is always there कि आंसर्स जो होते हैं पैसेज में आपके, they are always in sequence, they always follow a order. उसके बाद we need to read the instructions very carefully. Why? Because sometimes instruction की डिमांड क्या होती है? No more than one word, no more than 2 words, no more than 3 words. अगर आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो ना करते हुए कुछ और ही आंसर वहां पे लगा दिया तो दैट वुड बी मार्क्ड इनकरेक्ट। राइट। थर्ड थिंग इज वी कैन यूज द ग्रामर टू प्रिडिक्ट द आंसर। नाउ हाउ टू यूज द ग्रामर टू प्रिडिक्ट द आंसर? फॉर एग्जाम्पल किसी एक सेंटेंस में लेट सपोज नाउन मिसिंग है, फॉर एग्जाम्पल किसी एक सेंटेंस में प्रेपोजिशन मिसिंग है, किसी एक सेंटेंस में एडजेक्टिव मिसिंग है, कहीं पे वर्ब मिसिंग है। सो नाउ इफ वी हैव अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रामर कि कौन सा ग्रामेटिकल आइडेंटिटी इस पूरे सेंटेंस में से मिसिंग है, वी कैन यूज दैट लॉजिक टू प्रिडिक्ट द आंसर। ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस एक्सरसाइज। फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज टू रीड द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फर्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है द एवरेज हाई स्कूल ग्रेजुएट, सो वील मार्क द वर्ड द एवरेज हाई स्कूल ग्रेजुएट makes a little more than $1 million in dash। अगर कोई इंसान जिसने की हाई स्कूल किया है और वो हाई स्कूल से ग्रेजुएट है, वो इतने पैसे कमाता है, $1 million कमाता है। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? इन। सो व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे क्या चीज मिसिंग होगी? आई बिलीव कि यहाँ पे एक टाइम पीरियड मिसिंग है कि वो एक जो इंसान ग्रेजुएट है, हाई स्कूल ग्रेजुएट है, $1 million कमाता है, वो कब कितनी देर में $1 million कमाता है। राइट। नाउ व्हेन वी नो कि हमारे कीवर्ड्स क्या हैं क्वेश्चन के, वी विल लोकेट दीज कीवर्ड्स इन द पैराग्राफ। कैन एनीवन सी एनी कीवर्ड? लेट्स सर्च। There is considerable support for the notion that the rate of return on investment in higher education is high enough to warrant the financial burden associated with pursuing a college degree. Earnings differential between college and high school ये रहा। So now here I am able to find my keyword. अब इस कीवर्ड के इर्द गिर्द कितनी इंफॉर्मेशन है उसको देखते हैं। So ये इंफॉर्मेशन बोलती है कि दो इज अगेन अ लिंकर और कंट्रास्टिंग कनेक्टर, जो ये बोलता है अर्निंग्स डिफरेंशियल बिटवीन कॉलेज एंड हाई स्कूल ग्रेजुएट्स जो है वो वेरी करती है टाइम के साथ साथ। वो ये बोलना चाह रहा है जो अर्निंग है हाई स्कूल ग्रेजुएट्स की और कॉलेज ग्रेजुएट्स की वो टाइम के साथ साथ वेरी करती है।
फिर भी ऑन एन एवरेज कॉलेज ग्रेजुएट्स जो हैं दे अर्न मोर देन हाई स्कूल ग्रेजुएट्स। चाहे उनकी अर्निंग्स वेरी करती हैं, लेकिन जो कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं वो क्या करते हैं, दे अर्न मोर देन द हाई स्कूल ग्रेजुएट्स। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ब्यूरो, in an adult's lifetime, high school graduates earn an average of this income. So हमारा फर्स्ट कीवर्ड क्या था, हाई स्कूल ग्रेजुएट्स, सेकेंड कीवर्ड क्या था, 1.2 मिलियन। और इसके बीच में, इसके आसपास जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है उससे मुझे ये समझ में आता है कि हाई स्कूल ग्रेजुएट्स जो हैं वो अपनी 1.2 मिलियन की जो कमाई है वो कितनी देर में कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट इन अ लाइफ टाइम, राइट। सो ग्रामर को, लॉजिक को, सब चीजों को समझ के मैं यहां पे क्या मार्क करूंगा कि मेरा फिफ्थ आंसर जो है दैट वुड बी लाइफ टाइम। इज इट मेकिंग सेंस? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द एवरेज पर्सन, अगेन माय कीवर्ड द एवरेज पर्सन विद एन एसोसिएट्स डिग्री। ऑल राइट, तो सेकंड कीवर्ड मेरा क्या बन गया, एसोसिएट डिग्री अर्न। अब मुझे ये ढूंढना है कि एक ऐसा पर्सन जिसने की एसोसिएट डिग्री कर रखी है उसकी कमाई कितनी है, वो कितना कमा पा रहा है। I'll again do the same thing. I'll look for the keywords in my passage and passage says associate degree वाली बात यहां पर। अब देखते हैं इसके आसपास। Associate degree holders earn about 1.6 million dollars। समझ रहे हो, ये एसोसिएट डिग्री जिसने करी है वो एक साल में या फिर whatsoever number it is या फिर पूरी लाइफ टाइम में कितना कमा पा रहा है, $1.6 मिलियन। तो यही तो मेरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। तो यहां पे क्या आंसर हो जाएगा, 1.6 मिलियन। मेकिंग सेंस? थर्ड वाला ट्राई करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन सेज द एवरेज डैश, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पर्सन हियर, मेक्स ओवर $2 मिलियन। कौन सी ऐसी इंसान की प्रजाति है, कौन से ऐसे लोग हैं जो कि $2 मिलियन कमाते हैं अपनी लाइफ टाइम में। अब आगे चलते हैं, आगे सही बोला है एंड बैचलर्स डिग्री होल्डर्स अर्न अबाउट $2.1 मिलियन, जो कि इधर से पता चला है, इतने टाइम पे पता चला है। सो अब आपको आंसर समझ में आया कि 2.1 मिलियन कमाने वाला कैटेगरी इंसान का कौन सा है, दैट इज योर बैचलर्स डिग्री होल्डर। सो यहां पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा, बैचलर्स डिग्री होल्डर, राइट। वी हैव लोकेटेड द आंसर्स नाउ व्हेन वी हैव टू ट्रांसफर दीज आंसर्स, वन थिंग विच वी नीड टू मेक श्योर कि हम जब आंसर्स को ट्रांसफर करें तो इस इंस्ट्रक्शन का अच्छे से ध्यान रखें। अगर इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट 3 वर्ड्स है तो इसका मतलब ये है कि मेरा आंसर 1 वर्ड का भी हो सकता है, 2 वर्ड का भी हो सकता है और 3 वर्ड का भी हो सकता है, विच इज एट मैक्स। इट डजंट मीन कि इंस्ट्रक्शन कह रही है 3 वर्ड्स तो मेरा आंसर 3 वर्ड का ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इफ यू नो कि लॉजिक कंप्लीट हो गया है, सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, तो यू डोंट नीड टू यूज एनी अदर वर्ड। उसका 1 में कंप्लीट कर दो, 2 में कर दो, 3 में कर दो, whatever the question requirement is, whatever the answer requirement is. Making sense? Great. Let's move to another concept. Next is your summary completion. Now, can anyone guess summary completion और notes completion या sentence completion या table completion में difference क्या हो सकता है? Let's figure it out. Before we begin any exercise, we need to know that answers are not in sequence or chronological order. ये भी fill in the blanks है, वो भी fill in the blanks है, लेकिन इस केस में क्या है कि आपके जो आंसर्स हैं वो आपको पैसेज में हमेशा ऑर्डर में नहीं मिलेंगे। मिल भी सकते हैं, इट्स पॉसिबल, लेकिन इट इज नॉट, आई वुड से, कंफर्म कि आपको सारे आंसर्स पैसेज की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलेंगे, राइट। सो प्लीज बी श्योर, प्लीज बी एक्सपेक्टिंग कि आपको आंसर्स इधर उधर
ढूंढने पड़ेंगे, इधर उधर आंसर्स मिल सकते हैं। सेकंड, अगेन वन थिंग, इंस्ट्रक्शंस आर रियली इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने वहां पे भी आपको एम्फसाइज किया, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। 3 वर्ड्स मांग रहा है, 2 वर्ड मांग रहा है, 1 वर्ड मांग रहा है, और व्हाटसोएवर, समटाइम्स नंबर्स भी मांगते हैं वो। परफेक्ट, सो लेट्स स्टार्ट। वर्क एक्सपीरियंस एंड इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, ये हमारे टाइटल है पैसेज का। पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन है टू टेक पार्ट इन द वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम। एक वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम में पार्ट लेने के लिए फर्स्ट यू नीड टू अप्लाई टू द डैश, आपको किसी एक जगह अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो कौन सी जगह है? लेट्स फाइंड इट आउट। फर्स्ट लाइन सेज through our student work experience program the education authority provides over 9,000 work experience placements. Can you read the first line again? First line ये बोल रही है through our student work experience program, student work experience program से education authority provides, education authority जो है वो provide करवा रही है क्या? over 9,000 work experience placements for young people each year। तो आपको फिर अप्लाई कहां करना पड़ेगा? आपको अप्लाई करना पड़ेगा एजुकेशन अथॉरिटी में। सो दिस आंसर बिकम्स एजुकेशन अथॉरिटी। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन सेज योर डैश विल टेल यू व्हाट क्वालिफिकेशंस यू नीड। आपका कोई एक इंसान, आपका कोई एक कांटेक्ट या आपका कोई एक डेजिग्नेटेड पर्सन आपको बताएगा कि आपको करना क्या है या आपको क्वालिफिकेशंस कौन सी चाहिए। मेकिंग सेंस? क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट समझ में आया? तो अब अपना पैसेज देखते हैं कि हमारे पैसेज में हमें किसके पास जाना है जो हमें ये सारी इंफॉर्मेशन जो है देने वाला है। लेट्स रीड द पैसेज। पैसेज सेज all secondary post secondary school students in full time education are eligible to apply for the program। चलो ये तो पता लग गया कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। स्कूल वाले भी कर सकते हैं, पोस्ट सेकेंडरी वाले भी कर सकते हैं, और फुल टाइम एजुकेशन वाले भी कर सकते हैं। करेक्ट। उसके आगे उसने ये बोला है इंडिविजुअल केस मैनेजर्स विल डिटरमिन द मिनिमम लेवल ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट रिक्वायर्ड फॉर ईच जॉब। अभी हमने क्या पढ़ा था क्वेश्चन में? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी कि वो हमें क्वालिफिकेशन कौन सी है जिससे पता लगेगा कि कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं। तो वो कौन इंसान बता रहा है? वो बता रहा है हमारा केस मैनेजर, राइट। सो द मिसिंग आइडेंटिटी हियर इज केस मैनेजर। तो फोर्थ आंसर आपका क्या बन जाता है? इट बिकम्स केस managers। Is it clear? Test step. The information in the summary may not be the same order as in the reading text। ये टिप तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। करेक्ट। आपको ये चीज को बार बार इसलिए बताया जा रहा है कि आपको एक्सपेक्टेशंस अपनी उसी हिसाब से चलानी चाहिए जो आपके पैसेज का ऑर्डर है या जो आपके पैसेज का लेवल है। तो अब जब वो पहले ही हमें पता है कि हमें आंसर जो है वो सीक्वेंस में नहीं मिलने वाले हैं, तो हम उनको उसी तरह से खोजेंगे, उसी तरह से फाइंड करेंगे। मेकिंग सेंस? रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और टू बी डन बाय यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैंड्स हियर इन दिस कैटेगरी, इट इज कॉल्ड लेबलिंग। ये लेबलिंग डायग्राम लेबलिंग भी हो सकती है, ये फ्लोचार्ट लेबलिंग भी हो सकती है, ये किसी भी तरह की लेबलिंग हो सकती है। लेबलिंग इज बेसिकली कि आपको लेबल करना है किसी एक चीज को, और वो कोई भी चीज हो सकती है। लेट्स सी, बट लेकिन सी करने से पहले क्या करना है? लेट्स अंडरस्टैंड। आंसर्स आर ऑलवेज इन सीक्वेंस और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इस केस में क्या होता है कि अगेन वही वाला केस, इस केस में नोट कंप्लीशन वाला केस फॉलो होता है, विच इज कि आंसर्स हमेशा आपको सीक्वेंस में ही मिलेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही मिलेंगे। सेकंड, इंस्ट्रक्शंस आर रियली इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम एम्फसाइजिंग, आपको पढ़ना पड़ेगा
3 वर्ड चाहिए, 2 वर्ड चाहिए, 1 वर्ड चाहिए, या फिर कोई नंबर चाहिए, ठीक है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही आंसर्स को मार्क करना पड़ेगा। देन यूज ग्रामर और लॉजिक टू प्रिडिक्ट द आंसर। जैसे हम नोट कंप्लीशन में कर रहे थे, वी वर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट कि इसमें नाउन मिसिंग है, इसमें प्रोनाउन मिसिंग है, इसमें प्रेपोजिशन मिसिंग है, इसमें एडजेक्टिव मिसिंग है, इसमें वर्ब मिसिंग है। तो आपको यहाँ पे भी वो लॉजिक लगाना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सी ग्रामेटिकल आइडेंटिटी जो है वो मिसिंग है। चलिए, whatever we have learned, let's put it into practice. But before that, test tip. This reading text is also good for practice if you are a general candidate. अगर आप जनरल कैंडिडेट भी हो तो भी आपके लिए अगर ये प्रैक्टिस करते हो फॉलो, तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी यूजफुल एसेट फॉर यू। सेम थिंग दैट वी डू, वी विल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन सेज वेस्ट कलेक्टेड बाय डैश। वेरी सिंपल, पहले ही पढ़ते ही क्लियर है कि वेस्ट जो है वो कलेक्ट हो रहा है, और फाइंड आउट क्या करना है कि वेस्ट जो है किसके द्वारा, बाय, बाय मतलब किसके द्वारा कलेक्ट हो रहा है, वेस्ट जो है वो कौन कलेक्ट कर रहा है। लेट्स फाइंड आउट। तो यहां पे मेरे कीवर्ड्स क्या हो गए, वेस्ट, एंड सेकंड कीवर्ड क्या हो गया, कलेक्टेड। ढूंढते हैं। फर्स्ट लाइन से इज अप अंटिल 1900 मोस्ट अर्बन एरियाज relied on private contractors for waste disposal who operated only with the minimum of environmental regulation। 1900 तक हो क्या रहा था, लोग जो थे अर्बन एरियाज में रहने वाले, वो किस चीज पे, किस एंटिटी पे रिलाई कर रहे थे वेस्ट डिस्पोजल के लिए। वो एंटिटी थी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स। सो अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर पे, किसी एंटिटी पे रिलाई किया जा रहा है किसी चीज के लिए, तो इसका मतलब ये है कि वही वो वाला काम करने वाला है। तो ये काम किसके द्वारा होने वाला है, इज इट मेकिंग सेंस, ये काम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा होने वाला है। सो आंसर टू माय 8th क्वेश्चन रिमेन्स प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स। सॉर्टेड। चलिए 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन बोल रहा है कि वेस्ट टेकन टू द डैश। वेस्ट जो है वो टेकन किया जाता है, वो ले जाया जाता है, कहां पे ले जाया जाता है। टू का मतलब क्या होता है कि कहीं पे लेके जाया जा रहा है उसको, तो वो कहां पे लेके जाया जा रहा है वो ढूंढते हैं। सो इसमें मेरा कीवर्ड क्या रहता है, एक तो वेस्ट और दूसरा टेकन। और मिसिंग आइडेंटिटी क्या है यहां पे, लेट्स गेस। प्रोनाउन, preposition, adjective? No, it would be a noun because it would mention the proper place. It would tell you कि ये इस जगह पे लेके जाना है, इसको इस जगह पे जाके रखना है, इसको इस जगह पे जाके फेंकना है, या जो भी करना है, whatever. चलिए, this was the context in which the Victorian dust yards, let's mark it, immortalized in Charles Dickens' novel Our Mutual Friend emerged. These yards sprang up either in or around many major cities in the 19th century, but were particularly characteristic of London. समझ पा रहे हो आप, जो वो वेस्ट की बात कर रहा है, ऊपर पूरे पैसेज में वेस्ट की बात हो रही है, और उस पैसेज में वेस्ट के बारे में ये बात हो रही है कि उसको हैंडल कौन कर रहा है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर। और वो फेंका कहां जा रहा है, वो रेगुलेट कहां किया जा रहा है, दैट इज बीइंग रेगुलेटेड इन डस्ट यार्ड्स। समझ आया। सो वेस्ट टेकन टू द डस्ट यार्ड। डस्ट यार्ड क्या हो गया, इट इज माई प्रॉपर नाउन कि वेस्ट को डस्ट यार्ड्स में लेके जाना है, कहीं और ना फेंका ना। चलिए, नेक्स्ट स्टेप इज रिफ्यूज चेक्ड फॉर वैल्यूएबल्स। उसके बाद 10th स्टेप है, फिर 11th स्टेप है। आगे बढ़ते हैं। इट सेज द डस्ट यार्ड्स मेड देयर मनी बाय एम्प्लॉइंग मेन, women and children to sift and sort, okay, through the filth in search of items of value such as rags and metals. These were then sold to
Contract merchant, okay. A large proportion of the material that remained after sorting was dust and cinders. Any guesses? चलिए पहले जान लेते हैं कि डस्ट और सिंडर्स होते क्या हैं. डस्ट तो वी नो, भट्टा मिट्टी. सिंडर्स वी नो, नो वी डोंट नो. डू वी नो सिंड्रेला? ओके, Cinderella was named after cinders and cinders meaning is angare. Okay, so cinders means angare. So यहाँ पे क्या आता है फिर मेरा 10th answer remains dust. 11th answer remains cinders. We can do one more thing here. आप cinders को 10 पे भी लगा सकते हो, आप dust को 11th पे भी लगा सकते हो, right? Last two questions. Your responsibility, your practice exercise. Thank you so much. आगे मिलते हैं another concept के साथ, एक और reading concept के साथ. Till then, bye bye, take care.